नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद उमेश पर। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो BSTC एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भले ही आप लोगों से 4 कदम पीछे हो, लेकिन अगर तैयारी मजबूत हो तो आप कभी भी आगे निकल सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमने मिलकर एक पहल शुरू की है। आपके एग्ज़ाम में आपको पता होगा, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपका, इस रीजनिंग सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। तो रीजनिंग आपकी कितनी होगी? 150 नंबर की जो आपकी रीजनिंग आती है। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना तथा कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। और आज हम जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पासा, या जिसको कहते हैं आप डाइस। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होता है। मतलब कि इस वीडियो से आपके 6 से 9 नंबर जो हैं वो पक्के हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं टॉपिक आपको इस लेवल तक आपको आपकी माइंड में सेट कर दूंगा कि आपके लिए हमेशा दिमाग के अंदर स्टेबल हो जाएगा और आप कभी भी इस टॉपिक को भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं आपको कि पासा आखिर होता क्या है ना। जब भी आपको किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, वो चीज़ क्या है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पासा। अब देखो पासा होता क्या है। पासा अगर मैं बात कहूँ अगर सामान्य से, तो पासा जो होती है ना, पासा एक 3D स्ट्रक्चर होती है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब कि त्रिविमीय संरचना है ना, त्रिविमीय संरचना होती है। और अगर मैं इस पासे को 2D में देखना चाहूँ, मतलब कि अगर मैं इस पासे का चित्र कागज़ पर बनाऊंगा ना, तो मुझे पासे की अधिकतम 3 सतह दिखाई देगी। कैसे? आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखिए इस चित्र को। मैंने कहा अगर देखो पासा एक 3D स्ट्रक्चर होती है और अगर मैं इसको 2D में देखना चाहूँ या 2D में अगर मैं इसका चित्र बनाना चाहूँ तो मुझे पासे की अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये पासा है ना, इस पासे की ये पहली सतह है, ये इस पासे की पहली सतह, ये दूसरी सतह और इस साइड में ये तीसरी सतह। इसी प्रकार इसमें इसकी पहली सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह, मतलब कि हमें पासे की अधिकतम 3 सतहें दिखाई देती है। देखो इस चित्र में आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये इसकी एक सतह, ये इसकी दूसरी और ये इसकी तीसरी सतह, ये इसकी पहली सतह, 2 सतह और 3 सतह। मतलब आपको कितनी सतह दिख रही है? 3 सतह जो है वो आपको दिख रही है। अब अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका जो टॉपिक है पासा, इस पासे से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इस पासे से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो पासा कितने प्रकार का होता है? पासा जो आपका है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा प्रकार होता है सामान्य पासा। मानक और सामान्य पासा। अब क्या होता है मानक पासा, क्या होता है सामान्य पासा, इसको हम देखते हैं। तो ध्यान रखना, पासे के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। अब सबसे पहले कि सर मानक पासा क्या होता है, तो देखिए मानक पासा, मानक पासे के अंदर अब सबसे पहले आपको एक चीज़ आप ये ध्यान रखें, शॉर्ट में है ना, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि पासा होता है ना, उस पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक अंक जो हैं वो अंकित रहते हैं, है ना। ऐसे डॉट डॉट के रूप में एक सतह पर ऐसे 1 डॉट होगा, दूसरी सतह पर ऐसे 2 डॉट होंगे। इस प्रकार 1 से लेकर 6 अंक जो होते हैं वो पासे पर होते हैं। ये बात आपको पता है। तो अब हम चलते हैं कि पासे के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब देखो पहला प्रकार है मानक पासा। मानक पासे में आप एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि मानक पासे के अंदर विपरीत अंकों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होगा? 7 होगा। मानक पासे के अंदर विपरीत अंकों का योग 7 होता है। ये बात समझ में आई। और दूसरा हमारा पासे का प्रकार है, पहला मानक पासा और दूसरा है हमारा सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासे के अंदर ऊपर के जो अंक होते हैं ना, जो में 3 सतहें दिखाई देती है, उन अंकों में किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होगा। किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होगा। याद रह जाएगा आपको कि मानक पासा होता है उसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है और सामान्य पासे के अंदर ऊपर की सतह पर जो होते हैं ना अंक, उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो ना तो हम आगे चलते हैं मानक पासा। देखो अगर मानक पासे से क्वेश्चन आया अगर आपके एग्जाम में, तो मानक पासा मैं कहता हूँ कि मानक पासे के जो विपरीत अंकों का योग 7 होता है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की कोई आकृति दे दे और आपको पूछे कि ये जो अंक है 1, इसकी विपरीत कौन सा अंक आएगा,
तो आपको मानक पासे के बारे में ये बात भली भांति आप इस बात से परिचित है कि मानक पासे में विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होगा। मतलब जो एक के विपरीत सतह है उस पर क्या होगा अंक, तो होना ये चाहिए कि हमें पता है इनका योग जो होता है ना वो हमेशा कितना होगा 7 होगा। तो विपरीत अंक है ना, मैं क्या जोड़ूँ एक के अंदर कि इन दोनों का योग जो है वो कितना आ जाए, इन दोनों का योग 7 आ जाए। तो मैंने एक के अंदर 6 जोड़ा तो एक कितना, इनका योग कितना हो गया 7, मतलब कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा 6। उसी प्रकार ध्यान दें आप, मैं कहूँ 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मैंने कहा मानक पासे के अंदर विपरीत अंकों का योग 7 होता है। 2 में मैंने 5 जोड़ा तो 7 आता है, मतलब 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 में 4 जोड़ते हैं तो इनका योग 7 हो जाता है, मतलब 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा 4। मेन जो है ना बात ये आपको ध्यान में रखनी है, मानक पासे के अंदर विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है। इतना याद रख लोगे। इतना याद रखने के बाद एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे आपको एक आकृति दे दी जाएगी और इस आकृति में आपको जैसे पूछ लिया जाए कि ये जो 3 है इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आपको पता है कि मानक पासे के अंदर विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो 3 के विपरीत 4 आएगा तभी इनका योग क्या होगा 7। तो मानक पासे से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा प्रकार जो है पासे का वो है सामान्य पासा। अब सामान्य पासे के अंदर मैंने कहा ऊपर की किन्हें 2 अंकों का योग कितना होता है 7। अब सामान्य पासे के अंदर हम जो है विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक स्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। हमें इस प्रकार अगर एक स्थिति दे दी जाए पासे की तो हम सामान्य पासे के अंदर विपरीत अंक नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। तो हमें 2 या 2 से अधिक स्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। कि देखो सामान्य पासा विपरीत अंक ज्ञात करने हेतु 2 स्थितियां चाहिए जिनमें उपयुक्त तीनों में से कोई एक नियम लगाकर विपरीत अंक। अब उपयुक्त तीनों नियम कौन से, इन नियमों की चर्चा अभी हम करेंगे। तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, सामान्य पासे के अंदर ऊपर के जो अंक होते हैं ना उनका योग किन्हीं 2 अंकों का योग कितना होगा 7। जैसे कि आप इस पासे को देख पा रहे हैं, तो इस पासे में आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 और 2 लिख रखे हैं इनका योग कितना हो गया 7। तो ये किस प्रकार का पासा है, सामान्य पासा, ध्यान रह जाएगा। अब हम चलते हैं कि सामान्य पासे में अगर क्वेश्चन आए कि विपरीत अंक आपको ज्ञात करना है तो मैं आपको 3 नियम बता रहा हूँ, उन 3 नियमों को आप ध्यान में रखना है और आपका सामान्य पासे से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम आपको याद ये रखना है कि जब 2 स्थिति में एक संख्या समान हो और ये समान सतह पर हो। अब देखो लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो पासा होता है उसकी कितनी सतहें होती है, तो आपका जवाब होगा सर 6 सतहें होगी। और रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जब 2 स्थिति में एक संख्या समान हो और समान सतह पर हो, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल में आपको 2 स्थितियाँ दे रखी है, इन 2 स्थितियों के अंदर आप एक चीज़ देखें तो इसमें 5 और इसमें भी 5, मतलब कि 5 जो है वो दोनों के अंदर क्या है कॉमन है। तो जब भी ऐसा होना तो पहला नियम यही कहता है कि जब दोनों स्थितियों के अंदर एक अंक कॉमन हो और उसी सतह पर हो, उसी सतह पर होने का मतलब है कि अगर ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है और ये तीसरी सतह है, इसकी ये पहली सतह, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह है, तो 5 यहाँ पर भी पहली सतह पर है और 5 यहाँ पर भी पहली सतह पर है। इसका मतलब तो आप सीधा ये रूल समझो कि जब एक अंक कॉमन हो और उसी सतह पर हो तो जो बाकी के अंक होते हैं ना वो विपरीत होते हैं, है ना। कैसे, अब 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसी सतह पर है, तो 2 के विपरीत अंक होगा ये 3 और 1 के विपरीत अंक होगा ये 6। अब देखो 2 के विपरीत कौन सा अंक हुआ 3, 1 के विपरीत कौन सा अंक हुआ 6, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 2 के विपरीत 3 हो गया, है ना, 2 के विपरीत 3 हो गया और 1 के विपरीत 6 हो गया, तो 5 के विपरीत होने के लिए कौन बचा 4। अब आपको पहला नियम समझ में आया या नहीं आया, इतनी बात आपको बताओ। देखो जब 2 स्थिति में एक संख्या समान हो और समान सतह पर हो तब क्या करना है, तब आपको जो बाकी वाली स्थितियां दे रखी है ना वो संख्याएं क्या होगी विपरीत होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो आप तो समझ में आएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो इस एग्जाम्पल को देखो आप, इस एग्जाम्पल को देखोगे ना आप, 2 स्थितियां दे रखी है। अब आप ध्यान से देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 5 जो है इस दोनों स्थितियों में कॉमन है और उसी स्थिति पर है, मतलब ये भी पहली स्थिति पर, ये भी पहली स्थिति पर। तो देखो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 5 के विपरीत होने के लिए कौन बचा 4। तो आपको समझ में आ गया, तो 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा 6। ये था आपका पहला नियम। अब आपको दूसरा नियम ध्यान में रखना। दूसरा नियम आपका क्या कहता है वो ध्यान से देखो। दूसरा नियम कहता है जब एक संख्या समान हो परंतु अलग अलग स्थितियों पर हो। अब इसमें भी ये होगा यही कि एक अंक जो है दोनों स्थितियों में कॉमन होगा लेकिन सतह अलग अलग होगी, है ना। सतह अलग अलग होने का मतलब इस आप स्थितियों को देखोगे ना, ये स्थिति और ये स्थिति, इन दोनों में आपको एक संख्या कॉमन आ रही होगी और वो है 6। 6 जो है वो दोनों में कॉमन है लेकिन ये पहली सतह पर है और ये दूसरी सतह पर है। ये आपको समझ में आया। तो अलग अलग सतह पर हो तब क्या करना है, तब आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है।
क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी कैसे चलती है, देखो इसमें 6 है ना, दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 से घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या आया, 2 आया, 2 मैंने यहाँ लिख लिया। 2 के बाद में घड़ी की दिशा में चला, क्या आया, 4, 4 को मैंने यहाँ लिख लिया। इस स्थिति में 6 कॉमन है ना, तो 6 को मैंने 6 लिख लिया। अब 6 लिखने के बाद आप देखो मैं घड़ी की दिशा में चला तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 1 मिनट, नहीं सॉरी 5 है। तो इस 6 के बाद में घड़ी की दिशा में चला तो कितना आया, 5 आया। फिर यहाँ से घड़ी की दिशा में चला तो कितना आया, 1, मतलब कि 4 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, और 6 के विपरीत होने के लिए कौन बचा है, 1 आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ 6 के विपरीत आ जाएगा 3। ये था दूसरा नियम। जब एक संख्या समान हो लेकिन अलग अलग सतह पर हो ना, तो आपको घड़ी की दिशा में अंकों को लिखना है। ये दूसरा नियम आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब अगर 2 संख्याएं समान हो, जैसे आप इसमें देखो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं समान हो तो तब क्या करना है। ये आपको 2 स्थितियाँ दे रखी है, ये 2 स्थितियाँ दे रखी है, और इन 2 स्थितियों के अंदर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको 4 और 5 कॉमन मिल रहे हैं दोनों में। इसमें भी 4 और 5 है और इसमें भी 4 और 5 है। तो जब 2 संख्याएं समान हो तब बसी हुई संख्याएं क्या होगी, विपरीत होगी। बसी हुई संख्या विपरीत होगी, मतलब कि 4 और 5 इसमें भी आ रहा है, 4 और 5 इसमें भी आ रहा है, तो बसी हुई संख्या विपरीत होगी, मतलब 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6। ये आपका है तीसरा नियम। अब इन तीनों नियमों को देखो कौन से क्वेश्चन में कौन सा नियम लगाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, उसके बाद सारा टॉपिक आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। मैंने कहा देखो सामान्य पासे के अंदर हमने देखा कि विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक स्थितियों की आवश्यकता होती है ना। एक स्थिति से हम विपरीत अंक नहीं ज्ञात कर पाते। अब आपको मान लो कोई आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दे कि इस प्रकार से एक स्थिति फर्स्ट दे दे, इस प्रकार से कोई स्थिति सेकंड दे दे, और आपको पूछ ले कि इसमें से किसी भी अंक को पूछ ले कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले इन स्थितियों को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसके अंदर 5 और इसके अंदर 5 कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो दूसरी बात ये देखो कि कौन सी सतह पर है। जिस सतह पर यहाँ पर है उसी सतह पर इसी स्थिति में है। तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा, नियम लगेगा फर्स्ट। नियम फर्स्ट क्या कहता है कि जब एक अंक कॉमन हो और उसी सतह पर हो तब आपको क्या करना है, तो जो बाकी जो अंक है ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये था आपका पहला नियम। मतलब कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसी सतह पर है, तो 2 के विपरीत होगा 3 और 1 के विपरीत होगा 6। इतनी बात समझ में आई। मतलब 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत होने के लिए कौन बचा, 4, क्योंकि पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दूसरे एग्जाम्पल को आप देखो, ये स्थिति फर्स्ट दे रखी है, ये स्थिति सेकंड दे रखी है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि अंक कौन सा कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने लिख लिया कि 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन वो समान सतह पर नहीं है। अगर मैं देखूँ ये पहली सतह, ये दूसरी सतह और ये तीसरी सतह है, और यहाँ पर ये पहली सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह है ना, तो यहाँ पर तो 3 तीसरी सतह पर है, लेकिन यहाँ पर 3 पहली सतह पर है। समझ में आ रहा हो, मतलब कि अंक तो कॉमन आ रहा है लेकिन अलग अलग सतह पर है। तब क्या करना है, तब आपको सिंपल सा घड़ी की दिशा में चलना है। पहले जो अंक कॉमन है उसको लिख लो, ये 3 और ये 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, लिख लिया। 3 के बाद में घड़ी की दिशा में चला आया 1, तो मैंने इसके नीचे 1 लिख लिया। 1 के बाद घड़ी की दिशा में चला आया 2, तो मैंने 2 को उसके कॉमन इसके नीचे लिख लिया। अब दूसरी स्थिति में मैंने देखा कि जो 3 था उसके मैं घड़ी की दिशा में चला तो उसके बाद आ रहा है 5, और उसके बाद में घड़ी की दिशा में चला तो आ रहा है 4। अब आपको जो ये अंक मिले हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब कि 2 के विपरीत होगा 4, 1 के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत होने के लिए कौन बचा है, 6। तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6। ये था आपका दूसरा नियम, है ना। अब देखो नियम लगेगा कौन सा, मैं क्या करूँ, आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि अंक कौन सा कॉमन है, और दूसरी ये कि कौन सी सतह पर है। अगर समान सतह पर है तो पहला रूल, और अगर अलग अलग सतह पर है तो रूल नंबर सेकंड। और तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल आपका कैसे लगाना है वो देखो। अगर आपको इस प्रकार से 2 स्थितियाँ दे रखी हो, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, सबसे पहले आपने देखा कि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। उसके बाद आपने देखा कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, मतलब 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 5 और 1, 5 और 1। जब 2 अंक कॉमन आ रहे हैं ना, तो जो बची हुई संख्या है, मतलब इसमें 2 और 3 है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 3। ये था आपका तीसरा नियम। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नियम समझ में आया होगा। मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब पासे के अंदर आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप कि कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, और दूसरा आता है आपका कि अगर किसी आकृति को मोड़कर मैं घन बनाता हूँ, किसी आकृति को मोड़कर अगर घन बनाया जाता है तब जो है उनके विपरीत, किसी आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो ये टाइप आपका सेकंड है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखो। आप इस
टाइप में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो पड़ोसी आकृति होती है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, है ना। पड़ोसी आकृति का मतलब है कि इस प्लस के, ये पड़ोसी है ना, इसका मतलब इस प्लस के ये सर्कल कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। और इस स्क्वायर के ये ट्राइंगल पड़ोसी है, मतलब कि स्क्वायर और ट्राइंगल कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो एकांतर आकृतियाँ होती हैं वो हमेशा विपरीत होती हैं। एकांतर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि ये प्लस है ना, जैसे कि आप इस सर्कल को ध्यान से देखो, इस सर्कल को आप देखोगे तो इस सर्कल को एक छोड़ के एक देखोगे ना, मतलब एकांतर, तो इस सर्कल के विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये ट्राइंगल। और इस स्क्वायर के विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये सर्कल। इस स्क्वायर के सर्कल विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये इस तरीके का सर्कल। और बचा कौन, प्लस, तो प्लस के विपरीत कौन हो जाएगा, स्टार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, पड़ोसी आकृति कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। पहली चीज़ क्या ध्यान में रखोगे कि पड़ोसी आकृति कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, और एकांतर आकृतियाँ जो होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो ये आपका था आकृति को मोड़कर घन बनाने संबंधी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपकी दोनों टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद उमेश नाम का चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। चैनल का नाम है स्टडी विद उमेश, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।